नमस्कार, मैं राहुल आय, आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। जी हां, ओआरओपी को लेकर आज 18वें दिन भी धरना जारी है। जंतर मंतर पर लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक इनके जोश के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिली है। आखिर ये लड़ाई कब तक चलती है कि चंद कदमों की दूरी है यहाँ से संसद भवन की, लेकिन अभी तक अगर वार्ता नहीं होती है तो फिर आखिर कमियां क्या है? कब तक लड़ेंगे आप लड़ाई? आज 18वां दिन हो गया, 18 दिनों तक सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि देखो, एक सैनिक जो है जब बॉर्डर पर भी जम जाता है ना, तो उसको पीछे हटने की गुंजाइश भी नहीं होती और ना पीछे हटता है। तब तक गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मानेगी, तब तक जो है चाहे 24 आ जाए, 25 आ जाए, तो तब तक हमारा धरना चलता ही रहेगा। तब तक हम बंद नहीं करेंगे। आप क्या नहीं, हम सरकार, हम जो है देश से जो है लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम जो है हमारी मांगे हैं कुछ जो कि हमको इग्नोर किया गया अभी तक, क्योंकि आज तक हमें मंच नहीं मिला। और मंच जो है अभी तक हमारे उच्च अधिकारियों के पास में होता था। तो हमने जो है ना, हमने रिवाड़ी में जो रैली की थी, मैं उसमें भी मैनेजमेंट कमेटी में था। और उधर जो है हमने 40 साल से हम घूम रहे थे इसी के ओआरओपी के चक्कर में। उधर से जो है, तो आप ये सोच सकते हो, अगर जैसे आप ही हमें जो है एक एश्योर करे भाई जो ना आप लोग 40 साल से घूम रहे हो, तो आपका अगर हमारी सरकार आ गई तो हम आपको ओआरओपी पहले चांस में देंगे। इसलिए जो है हमने उन पर विश्वास करना पड़ा। उस टाइम पर जो हमारे अधिकारी वर्ग थे जो स्टेज पर बैठे थे, उसमें 13 जनरल थे, 3 ब्रिगेडियर थे और कम से कम 15-16 जन अफसर थे। वो जो है स्टेज पर बैठे थे, हम नीचे दरी बिछाते रह गए। हमने दरी बिछाई थी उधर, हमें तो बोलने का चांस नहीं था, क्योंकि हमने उन पर जन विश्वास किया था कि हमारी मांगे यही रखेंगे। मगर जो है हम जो है अभी उन्होंने जो है ओआरओपी जो डिक्लेयर हुआ तो बहुत कम मिला। गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इन्होंने जो है हमारे जो है केंद्र में ने जो है हमारे मोदी साहब ने ओआरओपी दी भी, मगर उसमें से जैसे फर्स्ट में 42,640 करोड़ दिया था, उसमें से 85% जो है उच्च अधिकारी ले गया, 15% में 97% थे उनको मिला। तो आप यही देखो इतना डिफरेंस क्यों किया। आप बार बार रेवाड़ी की चर्चा करते हो कि रेवाड़ी का जब आप लोगों ने कार्यक्रम किया था तो उसमें आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था। वो सत्ता शासन में काबिज हुए थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे, और वर्तमान के जो रक्षा मंत्री है वो भी उस रैली में मौजूद थे, राजनाथ सिंह। उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों के ऊपर हम कार्य करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आश्वासन कहीं ना कहीं फेल हो गया और आपकी ओआरओपी की जो मांग थी रेवाड़ी की रैली की वही छूट गई आज से 8-10 साल पहले? क्या था, मैं सुरेंद्र पहलवान हूँ, दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। मैं इस आंदोलन का पहला सबसे मजबूत स्तंभ रहा हूँ। मैं जो 2013 की रेवाड़ी रैली थी, उसमें जो सैनिक थे, सिर्फ जवान जेसीओ, वे स्टेज के नीचे थे, हम मौजूद थे वहाँ। और जो अधिकारी थे वे स्टेज पे थे, जैसा भाई ने बताया। और हमें ये विश्वास था कि ये जो करेंगे हमारे अधिकारी, ये बिल्कुल हमारे साथ सही करेंगे। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ, जितने भी फैक्टर निकल के आए सामने, उन सभी में ऑफिसरों ने अपने लिए ही बेनिफिट लिया है। जैसे अब पहले मुद्दे से ले लो, फिटमेंट फैक्टर। जब हमारी पेंशन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाई तो हमारे को 2.57 दिया, ऑफिसर उस समय 2.67 ले गए। उसके बाद 2.71 करा लिया उन्होंने अपना। एमएसपी, अब एमएसपी एक वो मुद्दा था जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। एमएसपी ऑफिसर के लिए नहीं थी। आप कोश्यारी कमेटी पढ़िए, कोश्यारी कमेटी में क्लियर लिखा हुआ है अब भाई ऑफिसर के लिए नहीं है। ये अमेरिका यूरोप की तर्ज पे ये एमएसपी लगाई गई थी। बल्कि एक बार ये एमओडी से वापस भी आ गया था। ऑफिसरों का जो ड्राफ्ट था, बोला भी एक तरफ आप उनकी बात करते, एक तरफ आप ये अपना इतना दे रहे हैं और जवानों के लिए इतना दे रहे। तो इन्होंने जवानों के लिए 5200 रुपये मांगा, एमएनएस के लिए 10,800 लिया, और अफसरों ने अपने लिए 15। एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको। आपके सवाल से जवाब से एक सवाल खड़ा होता है कि लड़ाई तो लड़ी सबने ओआरपी की, रेवाड़ी की रैली हो या तमाम जो लड़ाई है सारे सैनिकों ने लड़ी कि ओआरपी लागू हो, और जब लागू हुआ तो उसमें अधिकारियों ने अपने लिए बेहतर कर लिया और सैनिकों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यही तो मेन लड़ाई खड़ी हो रही है। अथॉरिटी जो थी, जो लेटर ड्राफ्ट करने वाली थी, वो ऑफिसर रैंक था।
उसमें उन्होंने टोटल अपनी बेनिफिट के लिए ड्राफ्ट कर भेज दिया, एमओडी ने स्टैंप लगा दिया। भाई इतनी भीड़ का जब ये प्रतिनिधित्व कर रहा है तो भाई मोहर लगा कर उनको दे दिया, तो डिक्लेयर कर दिया, और हमारे हाथ में कुछ आया नहीं। धोखा हो गया उतनी बड़ी रैली। नहीं, ऐसा है, धोखा की बात हम नहीं कहते। आपको पता है जो OROP की इसने इसलिए चला था कि मेरा जवान 35 ईयर से लेकर 45 तक जेसीओ ये पेंशन आ जाते हैं, तो हमने मांग हमारी ये थी या तो हमें OROP लागू या हमें सेकंड कैरियर दिया जाए। तो सेकंड कैरियर तो जो है देखो मालूम है नहीं मिल सकता, इन्होंने पहले भी बोल दिया। सेकंड कैरियर का मतलब है जैसे बाकी अब जैसे मैं 44 ईयर्स में जो है रिटायर हो गया, उसके बाद में या तो मेरे किसी दूसरे उसमें दे दो, जो पैरा फोर्सेज में दे दो और कहीं दे दो, नौकरी दे दो हमें, है तो हमें जो है ORP की फिर ज़रूरत नहीं है। मगर जो है ना वो नहीं दे सका, इसलिए है ORP का जो है कोशियारी कमेटी बताई गई नहीं उसके लिए। तो कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें 2 संसदों ने पास किया है। पहले UPA था, अभी NDA, फिर NDA था, दोनों ने पास किया है। जो उसकी डेफिनेशन है दोनों ने पास किया हुआ है। मगर उसमें जो है वो परिभाषा क्या थी उसकी, क्या जो है ये सिर्फ जो है 35 to 45 ईयर तक जो पहले रिटायर हो जाते हैं ये ORP उनके लिए था। इसमें जो कि मेरे को जब रक्षा मंत्री से मैं मिला, तब रक्षा मंत्री से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि साहब ये जो आप जो है पैरा फोर्सेज ने भी तो आपसे ORP मांगे था, आपने उनको क्यों नहीं दिया? तो उनका जवाब था कि साहब वो जो है ना 58 से लेकर 60 ईयर तक जो सर्विस करते हैं इसलिए उनको नहीं दिया। तब मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, वहाँ सर हमारे ऑफिसर्स भी जो है ये भी तो 58 साल से 60 साल तक नौकरी करते, फिर इनको आपने कैसे दे दिया? तो उनको जवाब देना भारी हो गया था। तो वही मैं बोलता, ये तो सिर्फ जो हमारे कंधे पर हमारी स्ट्रेंथ दिखाकर हम। मैं आपको बता दूं, आपकी लड़ाई बहुत लंबी जानी है। क्यों जानी है सुनिएगा। आप मांग कर रहे हैं OROP में इक्वालिटी की, ठीक है, कि अधिकारियों को जो मिलता है उसमें और आपको जो मिलता है इक्वालिटी आ जाए। लेकिन बात समझिएगा, इसी देश में सैनिकों की मात्र 4 साल की नौकरियां कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि बजट ज्यादा जाते थे 15 सालों में। तो अगर 4 साल की सैनिकों की नौकरियां दी जाती है तो क्यों आपको लगता है कि आपकी मांगों पे विचार करेगी सरकार? क्यों करेगी? नहीं, सरकार धीरे धीरे फौज को इतना कमज़ोर करती जा रही है। 4 साल में आप बताइए, मैं तो 20 साल नौकरी करके आया हूँ, और 20 साल में करीब करीब हमने 7 से 8 साल से ट्रेनिंग ही करी है। फौज में जैसा हमें लग रहा है ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं है, ये एक सिपाही का, एक सूबेदार का और एक ऑफिसर्स का आई कांटेक्ट होता है। ये टीम वर्क होती है, और जब ये टीम वर्क को डेवलप करने के लिए आपको इस लेवल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आप, मुझे नहीं लगता है 4 साल में क्या हुआ। आपको लगता है कि वो जो 4 साल में जो नौकरी करने के लिए आएगा, न तो उसकी शादी हो सकती, कोई लड़की नहीं देगा उसको, कह गए तो 4 साल बाद तो बेरोजगार हो जाएगा। और उसका 4 साल में जब वो राइफल उठाएगा तो वो दिमाग में उसके यही रहेगा कि मेरे मरने के बाद तो मुझे थोड़ा सा ही पैसा मिलना है, तो यार मैं क्यों इसके लिए मरूं, मैं अपनी जान क्यों दूं। तो ये इसके लिए भी हमने कोशिश करी है, ड्राफ्ट किया है हमने मेमोरेंडम दिया है कि सरकार 4 साल के बाद इनको कंज्यूम करे, आइदर टेरिटोरियल आर्मी हो या दूसरी जो फोर्सेस हैं, जो होम गार्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट की जो फोर्सेज होती है उसमें ला दें, में कंज्यूम किया जाए विदाउट गिविंग एनी एग्जाम, और उनका फिजिकल वो करके। तो इससे क्या होगा, एक तो ट्रेंड जो बंदा है, क्योंकि इसका एक बुरा इफेक्ट ये हो सकता है कि इतना जो फौज में रहने के बाद उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपको सीक्रेसी पता चल जाती है सब कुछ। हो सकता है ये लोग नक्सल की तरफ चले जाएं, तो इसका एक बुरा इफेक्ट ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता होगा, हो सकता है। में भी देखिए, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जिस दिन आप लोग का ये पहला कार्यक्रम का पहला दिन था सर, पहले दिन के कार्यक्रम में हमने कुछ लोगों से बात की जो पूर्व सैनिक थे। उनका एक बड़ा आरोप था कि जो ट्रेंड हमारे यहाँ से सैनिक निकलेंगे अग्निवीर योजना के तहत 4 साल बाद, इनको एक टारगेट किया गया, जो जितने बड़े अधिकारी हैं आर्मी के और तमाम फोर्सेस के, देश की बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं वो उनके मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड करके उनको बुलाया जा रहा है, एक बड़ा स्कैम चल रहा है, ये आरोप था। ऐसा है, देखो जी, जो अग्निवीर है इसके कई लॉस भी है, और इसको जो है ना भ्रष्टाचार भी फैलेगा। अभी टोटल जैसे 100 आदमी को जो है ना इनरोल किया जो है इसमें अग्निवीर में, उसमें से 25 ही रहने हैं, 75 आउट हो जाएंगे। 25 वही रहने हैं जो किसी मेम साहब के साथ में सहायक है, या जो है ना भाई उसका अप्रोच है जैसे CO साहब के साथ में है, या जो है जैसे मैं वो यूनिट का सूबेदार मेजर हूँ, 2-4 आदमी मैं डलवा दूंगा, तो उसमें भ्रष्टाचार फैलेगा। जाते जाते टाइम हम ये भी कह देंगे कि भाई चाहे ठीक है, तुम्हें जो है 11-12 लाख रुपए मिले, अगर आपने परमानेंट रहना है तो क्या कुछ हमारे पास भी आने दो। तो इससे मेरा जो है ये मेरी अपनी सोच है, उसकी नहीं है।
कि जो है ना इसमें जो है भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलेगा। ये तो बड़ा सवाल बनता है, भ्रष्ट ही है। मैं ये नहीं कहता कि करप्शन, जहां पर करप्शन की गुंजाइश होती है तो वहां करप्शन हो सकता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्योंकि वो यूथ को बिल्कुल ही आप ट्रेन करके और एकदम से नौकरी देके और बाहर नहीं बिठा सकते। ये हमारी मांग है कि उनको कंज्यूम किया जाए। आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, पुलिस में हैं, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट कहती है उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है तो उसमें लीजिए उनको। बढ़िए। देखिए ये तीनों लोग सेना से पूर्व सैनिक थे। इनसे मैं आखिरी में बस यही जानना चाहूंगा 2 शब्दों में कि इस, अब ये देखिए तीनों सेनाएं खड़ी हैं, ये अपने आप में एक सौभाग्य की तीनों सेनाएं खड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य भी ये है कि ये जंतर मंतर पर खड़े हैं और अपनी लड़ाई के लिए खड़े हैं। चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन है, लेकिन इनकी मांगे आज 18 दिन एक लंबा पीरियड होता है और आगे भी कितना जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन चंद शब्दों में चाहूंगा, 2 शब्दों में सर, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आपकी मांग क्या हो? हमें सरकार से जो है हमारी 4 ही मांगे हैं जो कि जो है सरकार को मान लेनी चाहिए, और जो कि जायज़ मांगे हैं। अगर जो है जो कोई हमारी मांग ऐसी लगती है जो जायज़ नहीं है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आके हमसे डिस्कशन कर सकते हो और हमें बताइए कि जन ये गलती है आपकी। हम उसको आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि जन ये मांग क्यों ज़रूरी है और हमारे क्यों ज़रूरी होनी। टेबल टॉक के लिए आप लोग भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सरकार आपके दरवाजे पे आए तो बैठ के अगर कुछ कमियां होंगी तो निकाल देंगे। वो यहाँ आ जाएगी, हमें बुला लो, बात एक ही है, हमें बुला लो। अगर वे यहाँ नहीं आना चाहते तो अपना आदमी भेजे, हम डेलीगेट्स भेजो या डेलीगेट्स बुलाओ, हाँ कोई सब काम कर लो, हम तैयार हैं। आपकी ही मांग क्या होगी मोदी जी से? आप मंच से खड़े, हम तो कमर कस के बैठे हुए हैं और हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। जब निवेदन क्या होगा सरकार से, क्योंकि लंबी लड़ाई 18 दिन हो? देखिए, एक तो एमएसपी का आप जानते ही हैं। एमएसपी जो है, आपने देखा होगा कि किसान भी इसी पे लड़े और हम भी इस पे लड़ रहे हैं। तो जय जवान जय किसान वाला वो नारा गवर्नमेंट पर सिद्ध होता है। दूसरी चीज़ है हमारी जो डिसेबिलिटी पेंशन है, हमारी विधवाओं की जो पेंशन है, और हमारा ये जो अग्निवीर हैं, ये जो 4 जो हमारे पॉइंट है मेन है। वैसे विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो तनख्वाहें थी, जो अधिकारी वर्ग की थी, या हमारा एक रेशियो सी बढ़ा करती थी। अगर हमारे 2 रुपए बढ़ते थे तो उनके 10 बढ़ते थे, लेकिन आजकल हमारे 2.25 बढ़ते हैं, उनका 1 लाख बढ़ जाता है। तो इस रेशियो को बिल्कुल ही एग्जैक्ट किया जाए। और इसके बीच में किसी ने फिटमेंट फैक्टर डाल दिया, अलग अलग तरीके से अलाउंसेस में इतना ज़्यादा मतभेद कर दिया कि एक कर्नल की जो पेंशन, विधवा की जो पेंशन है, जिसका सिर्फ डिफरेंस 1000 रुपए हुआ करता था, आज एक सिपाही की विधवा की पेंशन और एक कर्नल की विधवा की पेंशन में 70,000 का फर्क है, 70,000 का। धन्यवाद। ये तीनों सेनाओं के अब भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनकी अपनी अपनी, हाँ देखिए कुछ चीजें इनकी छुट्टी करेक्शन कराना चाहूँगा। एमएसपी जो है 2 तरह की, उनकी एमएसपी का मतलब मीनिंग अलग है, हमारी एमएसपी का अलग है। मिनिमम सेलिंग प्राइस हमारा है मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे का मतलब कारण था आईएएस एंड आईपीएस एंड हमारा आर्मी ऑफिसर, इनकी एक, आप जानते हो इनकी इकट्ठे उनकी थी, क्योंकि आईएएस के साथ में ये भी चाहते हैं कि हमें भी जो आर्मी अफसर को भी उनके बराबर किया जाए। तब ये जने विजिट किया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में एमएसपी था, इंडिया में ये नहीं था। वहाँ से इनको पता चला उनको बराबर करने के लिए, सर्विस में तनख्वाह ज़्यादा करने के लिए, तो ये एमएसपी उधर से आई थी। मगर विदेश में जो है या यूरोप कंट्री में जो है एमएसपी सबकी, रिक्रूट से लेकर जनरल तक सबकी बराबर है। मगर इंडिया में आते आते इसको 3 उसमें डाल दिया। इसमें बदलाव चाहिए। अभी हमें नहीं, अब तो हमें बराबर होनी चाहिए। एमएसपी का मतलब है रिस्क अलाउंस, और रिस्क सबसे ज़्यादा किसको, जो बंदूक लेके आके सामने जो है उग्रवादी से या देश के लिए उसमें दुश्मन से जो लड़ता है, सबसे पहला मेरा सिपाही लड़ता है। उसके बाद में उसको जो उसका कमांडर होता है एक एनसीओ, उसके बाद में होता है जेसीओ। अफसर हमारा जो है पीछे सिगड़ी सेक के बैठा हुआ होता है ना, जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल है। अगर होता भी है तो क्या होता है, अफसर सिर्फ जो है गाइडलाइन के लिए उसे बैठा देते हैं, वो तो भी होता है। एक रियल घटना जो है, मेरा ट्रेड था जो है नर्सिंग असिस्टेंट, तो मैं डिप्लोमा करके डायरेक्ट जेसीओ बन गया था, फिर जन्म ऑनरी लेके आया। तो मेरा मेडिकल का कवर, मेरा काम था मेडिकल कवर। जब मैं फर्स्ट एड दे रहा था, इसमें श्रीनगर में एक केस हुआ था जो कि आपको मालूम, जिसको वीर चक्रा मिला है। तो उसमें क्या हुआ, वो वीर चक्रा मिलने का कारण क्या था उसका, जब उसे उग्रवादी की तरफ से जो फायरिंग हो रहा था, उसमें जो है 2 एनसीओ थे और जो है एक सिपाही था। उन्होंने कहा भी कि साहब आप नीचे बैठ जाइए, एक जो है कि लेफ्टिनेंट था, बोले नीचे बैठ जाइए, आप नीचे बैठ जाइए, बाहर से फायरिंग हो रहा है और जो है मर जाए। मगर वो जो है नहीं माना, बाहर निकला, बाहर निकलते उसको हिट हो गया, पहली गोली उसको हिट हुई। तो जो एनसीओ था उसने उसको पुशिंग किया, बोला साहब सबको मरवाओगे आप भी मरोगे।
मगर जो है वो गोली जो है दोबारा जो है गोली उसको जो एनसीओ जिसने पुशिंग किया था उसको लगी, वो एट ए पॉइंट जो है उसकी डेथ हो गई है। दोबारा फिर फायरिंग आया और जो है वो लेफ्टिनेंट भी गुजर गया। तो मैं ये देखता हूँ उसकी वजह से 2 जवान मारे गए हमारे, उनको तो कुछ नहीं मिला, और जिनकी गलती थी उसको वीर चक्र मिल गया। तो ये मेडलों में भी जो है ये भाईबंदी है, इसकी भी हम मांग करते हैं जो है गवर्नमेंट इसकी तरफ भी ध्यान दे। चलिए धन्यवाद। रिस्क अलाउंस का ही मेन पर्पज इनका है कि अगर घायल होता है सैनिक और अधिकारी तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें बदलाव हो। 4 प्रमुख मांगे हैं, उसमें सरकार जरूर विचार करे, क्योंकि हमारे और बीच के ही लोग हैं और देश के वो सैनिक हैं जिन्होंने बॉर्डर पर हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए देश की सेवाएं दी और अपनी जान भी दी। वीडियो में अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।